हेलो तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट किया था और प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे और उसी क्रम में आज की डेट पे हम इसका पार्ट नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा लेके आए हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक चीज जो बेहद इम्पोर्टेंट है कि आपको जिस भी प्रश्न पे कोई दिक्कत परेशानी होती है या चीजें कम समझ में आती हैं तो आप उस बात को, उस प्रश्न को या फिर उस एग्जाम्पल को या फिर उस कॉन्सेप्ट को कमेंट बॉक्स में अवश्य पिन करें। मैं उस कॉन्सेप्ट की या फिर उस प्रश्न की या फिर उस एग्जाम्पल की अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको उसको इजीली और बेहतर तरीके से समझाया जाए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का 5वां प्रश्न लेते हैं। और 5वां प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्स अक्ष से विभाजित होता है। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है यक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु ए जिसका निर्देशांक 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड आपका एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी आपको निकालना है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को आप कायदे से पढ़ते हैं और प्रश्न जिस लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहती है वो लैंग्वेज को आप डिकोड करना सीख गए हैं। और ध्यान दीजिए कि आपको कोई सिखाएगा नहीं, आप जितना सहूलियत से प्रश्न को पढ़ेंगे उतनी ही बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। आप ये डिकोड कर पाएंगे कि प्रश्न आपसे क्या डिमांड कर रहा है। चलते हैं आगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं और एक वाई एक्सिस। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। ठीक है, बहुत आराम से सीखेंगे हर बात को। ध्यान दीजिए, कोई एक रेखाखंड है ए बी जो कि यक्स अक्ष क्या क्या होता है, विभाजित होता है, यानी यक्स अक्ष इसको क्या करता है, काटता है। मान लेता हूं ये कोई आपकी एक रेखाखंड है जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है बताइए, ए, और बिंदु ए का निर्देशांक आपको पता है 1, -5 और इसी रेखाखंड पर एक पॉइंट है आपका बी जिसका भी निर्देशांक आपको पता है -4, 5। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस विभाजन बिंदु को मान लेते हैं कि ये जो एक्स है अक्ष है, इसको देखिए एक्स अक्ष कहाँ पर इसको विभाजित कर रहा है, तो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यक्स अक्ष इसको विभाजित कर रहा है। और हम जानते हैं कि यक्स अक्ष पर ऐसा कोई पॉइंट जो यक्स अक्ष पर विभाजित होगा उसके द्वारा वाई अक्ष पर चली गई दूरी, ध्यान दीजिए वाई अक्ष पर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहा है, इसलिए वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोटि हमेशा 0 होगा, जबकि यक्स अक्ष पर कुछ ना कुछ दूरी चलेगा। तो यही दूरी हमको, यक्ष की वैल्यू आपको बतानी है। और जैसे ही आप यक्ष का दूरी निकाल लेंगे तो आप इस पर्टिकुलर बिंदु
जिसको एक मैं नाम दे देता हूँ, मान लेता हूँ कि इस बिंदु को मैं कह देता हूँ कि ये बिंदु है P, ठीक है? इस बिंदु P का निर्देशांक आपको पता चल जाएगा, विभाजन बिंदु आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं, ये अभी तक जो हमने बनाया है इसी बात को हल्का-सा लिख देता हूँ और ध्यान दीजिए लिखना हो सकता है आज आपको थोड़ा-सा कम अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो, लेकिन आप ध्यान दीजिए कोई एक दिन में चीज़ों को सीखता नहीं है। आप ना इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिए, इन प्रश्नों को 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने मन से लगाइए और आप विश्वास मानिए कि आपको लिखने में जो आनंद आएगा ना, ये लिखेगा कौन भाई? जिसको इस प्रश्न की ना थीम समझ में आ गई होगी वो लिख पाएगा। सबके बस की बात थोड़ी ना है, आप लाइन्स रटने थोड़ी ना आए हैं और लाइन्स रटने भी हैं तो फिर गलत बात है भाई, ठीक है? आपको चीज़ें अब सीखनी पड़ेंगी, अब आप धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, क्लास 10th में पहुँच गए हैं और पहला स्टेप आप अपने फ्यूचर की ओर आगे कर रहे हैं, ठीक है? और जो पहला स्टेप आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ा रहे हैं भाई, वो आपका ना बेहद इम्पोर्टेंट है, वो बहुत मैटर करेगा कि आप कितनी दूरी अब ट्रैवल करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और चलता हूँ अब सवाल नंबर 5 को सॉल्व करने, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना रेखाखंड AB रेखाखंड AB रेखाखंड AB एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को बिंदु P जिसका निर्देशांक आपने कहा x, 0 पर विभाजित करता है विभाजित करता है या ऐसा लिख लें x अक्ष पर m1 अनुपात m2 m1 अनुपात m2 m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है यानी जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को M1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने कह दिया M2 अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है? अंतः विभाजित करता है और यहाँ पर लिखेंगे एक और बात, ये 0 कैसे आया अगर आपके मन में डाउट है, लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार रेखाखंड रेखाखंड AB एक्स अक्ष से विभाजित होता है, ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष से विभाजित होता है अतः अतः y अक्ष पर चली गई दूरी चली गई दूरी इसी बात को आप कहते हैं कोटि बराबर 0 होगी, ठीक है? आप ये लाइन लिखें या ना लिखें, एग्जामिनर जानता है कि आपने इतनी बात लिख दिया है, तब आप बिल्कुल ये जानते होंगे, लिख देंगे, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो समझ जाएगा भाई कि आप ना ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पढ़े बंदे हैं, तब ये सारी बातें आप बता पा रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि अगर इसको मैं M1 कहूँगा और तो इस वाले निर्देशांक को मैं x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कह दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे अतः
बिंदु P का, या ऐसा लिख लीजिए, अंतः विभाजन सूत्र से। क्या लिखेंगे? अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से, सूत्र से हम कह सकते हैं क्या? बिंदु P, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, फार्मूला पढ़े हैं क्या अंतः विभाजन का? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, बिंदु P का निर्देशांक है कितना? आप कहेंगे बिंदु P का निर्देशांक हमने ऑलरेडी मान रखा है x, 0। क्या होगा? x, 0। और यहाँ पर अगर हम बात करें m1, m1 इंटू x2 यानी m1 मल्टीप्लाइड बाई -4, m1 इंटू -4 प्लस m2 x1, x1 कितना? 1 अपान अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2, m1 y2 यानी m1 इंटू 5 प्लस m2 y1, y1 कितना? -5 और अपान m1 प्लस m2। माफ कीजिएगा, x, 0 इज इक्वल्स टू -4 यमोन प्लस -4 यमोन प्लस m2 या करना m2 अपान m1 प्लस m2 कॉमा 5 यमोन और माइनस 5 m2 अपान m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, इसी बात को क्या करता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूं। ध्यान दीजिए, अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें कोटि की तुलना से, कोटि की तुलना करने पर, तुलना करने पर, और आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में कोटि हमेशा y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। तो यहाँ पर y अक्ष पर चली गई दूरी आपका LHS में कितना है? तो आप कहेंगे LHS में आपकी कोटि है 0, और RHS में पूछूं तो आप कहेंगे 5m1 माइनस 5m2 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 का 0 में, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2। ठीक है, यानी इसी बात को आप लिख सकते हैं कितना? इसी बात को आप लिख सकते हैं 5m1, ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, इस -5m1 का साइड चेंज करूंगा तो लिख सकता हूं -5m1 इज इक्वल्स टू -5m2 माइनस RHS में माइनस LHS में कैंसिल आउट होगी, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, यानी आप कह सकते हैं कि m1 बराबर होगा, m1 बराबर होगा m2 के। बात समझ पाए क्या? m1 बराबर होगा किसके? m2 के। या इसी बात को आप कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं बताइए, कि
m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना 1, और 1 को मैं 1/1 कह सकता हूँ, यानी कि इस बात को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलेगा। इसी बात को मैं लिख सकता हूँ कि m1 अनुपात m2 m1 अनुपात m2 इज इक्वल्स टू 1:1। तो पहला चीज जो आपसे पूछा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, आप कहेंगे 1:1, यानी एपी जो होगा वो पीबी के बराबर ही होगा। हालांकि फिगर से कम क्लियर है आपका, ठीक है, क्योंकि फिगर तो आपने अज्यूम करके बनाया था, लेकिन अब इस फिगर को आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि एपी जो होगा वो पीबी के बराबर होगा। ये m1 अनुपात m2 यही बता रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए कि किसका पॉइंट मिल जाए, अगर यक्स मिल जाए तो क्या आप विभाजन बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं? जैसे आपने कोटि को कंपेयर किया m1 अनुपात m2 निकालने के लिए, ऐसे ही आप क्या करेंगे, ऐसे ही अब आप भुज को भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। चलिए, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और लिखता हूँ कोटि को तो कंपेयर कर चुका हूँ, लिखेंगे भुज की तुलना तुलना करने पर, ठीक है। और जब भुज को आप कंपेयर करेंगे तो भुज देखिए आपका क्या है, यक्स है, ठीक है। भुज आपका क्या है, यक्स है। और अगर कोटि की बात करें, कोटि कह रहा मैं, चलिएगा मुझे आगे लेना था, मैं पीछे ले लिया हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -4m1, क्या है, -4m1 प्लस m2, या इसी बात को कॉपी कर लें क्या, वहां डायरेक्ट रख देंगे, चलेगा ना। चलिए, इस बात को मैं कर लेता हूँ क्या भाई, कॉपी, और ले जाके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। चलिए, ये इतनी सी बात थी। और अभी अभी आपने निकाला है क्या, अभी अभी आपने निकाला है कि जो m1 है, m यहाँ पर लिखेंगे चूंकि m1 अनुपात m2 इज इक्वल्स टू कितना है, 1:1, 1:1। ये अभी अभी आपने क्या किया है, काउंट किया है। इसका मतलब है कि जो m1 है वो बराबर है m2 के, हाँ कि नहीं। इसका मतलब क्या है, m1 बराबर है m2 के, ये भी बात डायरेक्टली आपने लिखा है। तो जहां जहां m1 है वहां वहां आप क्या कह दीजिए, m2 कह दीजिए। क्या कह देंगे, जहां जहां m1 है वहां वहां m2 कह दूंगा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4, m1 की जगह कहूंगा m2, क्योंकि m1 बराबर है m2 के, प्लस m2 अपान m1 की जगह मैं कहूंगा m2 प्लस m2, यानी x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -4m2 में एक m2 प्लस करना है तो आप कहेंगे 3m2, क्योंकि आप जानते हैं अपोजिट साइन हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। और m2 तो आप कहेंगे 2m2। ओहो, ये नहीं होना चाहिए था। चलिए, तो क्या हो जाएगा, m2 से m2 आपका कैंसिल होगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2, ठीक है, -3/2। अतः अब आप बता सकते हैं, अतः बिंदु P का अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट निर्देशांक, तो जो निर्देशांक आपने अज्यूम किया था वो निर्देशांक था x, 0, और अभी आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है -3/2, 0। ये क्या होगा, आपका बिंदु P का निर्देशांक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 5 आपको समझ में आया होगा, और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। और हर सवाल की तरह पहले प्रश्न नंबर 6 को आप मन लगा के पढ़िए, क्या कह रहा है।
कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6, 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही चीज आपसे कह रहा है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए एक बार फिर से क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y और x,6 और 3,5 को आप इसी क्रम में लें। क्या करें? इसी क्रम में लें। तो आपसे कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, यानी ये पॉइंट जो है वो आपके क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, माफ करिएगा, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो यक्ष और वाई के आपको ना मान ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? यक्ष और वाई के मान ज्ञात करने हैं। चलते हैं, सबसे पहला काम, इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का फिगर बनाएंगे और फिगर में हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहला बात आप जानिए, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है भाई, जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये वाली भुजा ना, यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं। समांतर चतुर्भुज हमेशा क्या होता है, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक है, कहने का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और सम्मुख भुजाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, के शीर्षों, आप इनके शीर्षों को लिख दीजिए। ये ए शीर्ष है, ये बी, ये सी और ये आपका डी। ए का निर्देशांक आपको पता है कितना, 1,2। बी का निर्देशांक आपको पता है 4,y और सी का निर्देशांक आपको पता है कितना, x,6। क्रम ध्यान रखिएगा। और डी का निर्देशांक आपको पता है कितना, 3,5। ठीक है, 3,5। ये क्या है भाई? ये आपके समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आप एक बात जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और विकर्ण जानते हैं कि जब आप अपोजिट शीर्षों को आपस में मिलाते हैं तो जिस जो रेखाखंड आपको प्राप्त होती है वही इसकी क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? विकर्ण कहलाएगी। इ- अब समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? अगर मैं कह दूं कि ये पॉइंट P है, क्या है ये पॉइंट P है, तो ध्यान दीजिए, जो AP होगा वो PC के बराबर होगा। AP बराबर होगा PC के। और ध्यान दीजिएगा, वैसे ही BP भी बराबर होगा DP के या PD के। जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि चूंकि ABCD, A,B,C,D समांतर चतुर्भुज, जिसको आप पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। और हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के के विकर्ण विकर्ण परस्पर परस्पर एक दूसरे को एक
दूसरे को सम द्विभाजित समद्विभाजित करते हैं। अतः चित्र से चित्र से बिंदु P रेखाखंड या विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु होगा। अगर मध्य बिंदु होगा तो आपने मध्य बिंदु का फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे, ध्यान दीजिए, रेखाखंड AC का जो मध्य बिंदु है, रेखाखंड AC का जो मध्य बिंदु है वही आपका रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, हाँ कि नहीं। यानी आप लिखेंगे विकर्ण, रेखाखंड की जगह विकर्ण कह ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। विकर्ण AC का, अतः विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का फार्मूला आप जानते हैं क्या। अगर इस बात को मैं कहूं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये अगर x1 है, ये y1 है, और ये x2 और y2 हो, तब आप कह सकते हैं x1 प्लस x2 y2। x1 प्लस AC के लिए अगर बात करूं तो AC के लिए आप देखिए x1 और x2, तो आप कहेंगे 1 प्लस x बटे 2, 1 प्लस x बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 2 प्लस 6 बटे 2, तो 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर BD के लिए देखिए तो x1 कितना 3 प्लस 4 बटे 2, 3 प्लस 4 बटे 2। फिर से देख लीजिए क्या सही लिखे हैं, बिल्कुल 3 x1 और 4 x2 बटे 2, y1 प्लस y2 5 प्लस 5 प्लस y बटे 2। ठीक है, ये बात आपने क्या किया, लिख दिया। चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम कहें भुज कितना है तो आप कहेंगे 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर अगर मैं भुज कहूं तो आप कहेंगे 3 प्लस 4 यानी 7/2। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, भुज की तुलना कर लेते हैं। क्या करेंगे, भुज की तुलना करने पर, भुज की तुलना करने पर, और आप जानते हैं भुज क्या होता है, यक्स अक्ष पर चली गई दूरी यानी कि 1 प्लस यक्स बटे 2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, 3 प्लस 4/2 यानी 7/2 के। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आप लिख सकते हैं 1 प्लस यक्स बराबर 7, प्लस 1 का साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 का साइड चेंज करेंगे तो आपके पास बचेगा x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 6, और यही बात कहा था कि आप x काउंट करिए और y काउंट करिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कोटि को कंपेयर करेंगे। ठीक है, किसको कंपेयर करेंगे, कोटि की तुलना करने पर, कोटि की तुलना करने पर। इसी प्रकार कोटि की तुलना करने पर, कोटि की तुलना करने पर, और जब आप कोटि को कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ LHS में अगर देखेंगे कोटि कितना है तो आप कहेंगे LHS है 2 प्लस 6/2 यानी 6 2 8, 8 बटे 2 कॉमा
कॉमा नहीं, बराबर, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं। बराबर, यहाँ पर अगर कोटि की बात करेंगे तो आप कहेंगे कोटि है 5 प्लस वाई बाई टू, 5 प्लस वाई बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 5, प्लस 5 का साइड चेंज करेंगे -5, यानी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। और आप जानते हैं इस कंडीशन में आपका y बराबर मिल जाएगा कितना, 3। y बराबर कितना मिल गया, 3। यही आपके x और y के वैल्यूज है, मान है। तो प्रयास किया गया है कि आपको प्रश्न नंबर 6 भी बेहतर तरीके से समझाया जाए और आप भी प्रयास किए हैं कि आपको भी प्रश्न नंबर 6 बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो माफ करिएगा, अगर प्रश्न नंबर 7 की मैं बात करूं भाई, तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र जिसका केंद्र 2 कॉमा -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 कॉमा 4 है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं कि आपका एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 ये ना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपके लिए ना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो आप इसको कायदे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो क्या कहा, सबसे पहले हम एक वृत्त के बारे में समझे। वृत्त क्या है, तो वृत्त क्या होता है, अनंत बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ। देखिए, थोड़ा सा फिगर ना कायदे से बनाते हैं, तो अपने पास भाई ना पर्याप्त समय है। मैं एक एक बात आपको कायदे से समझाऊंगा, तब जब मुझे लगेगा कि मैंने बेहतर तरीके से बता दिया तभी भाई मैं आगे चलने वाला हूं, क्योंकि भाग के ना तो मैं पढ़ा हूं और ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए मान लेता हूं कि यही है आपका वृत्त। हालांकि बहुत बेहतर नहीं बना है, तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा एक बार और मिटा लेते हैं और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिगर हल्का सा बढ़ा लेते हैं जिससे आपको मैं ना डिटेल्स जो बताना चाहता हूँ वो बता पाऊँ। ध्यान दीजिए, वृत्त क्या होता है, वृत्त अनंत बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी क्या होती है, सदैव नियत होती है। ठीक है, यानी और ध्यान दीजिए, मैं आपको यहीं पर हल्का सा वृत्त बता दे रहा हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में है वृत्त, अलग से पर्टिकुलर एक टॉपिक है, वहां जब हम पढ़ेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। वृत्त, कोई आपसे पूछे वृत्त क्या है तो आप बताएंगे वृत्त एक द्विविमीय शेप है, 2D शेप है, यानी इसको आप प्लेन पर बना सकते हैं और परिभाषा के तौर पर आप कह सकते हैं एक स्थिर बिंदु से अनंत बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसकी दूरी सदैव नियत हो, समान हो, बराबर हो, वो आपका वृत्त कहलाएगा। और ये एरिया जहां पर आप देख रहे हैं, ये बिंदुपथ जो होता है, यही सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी वृत्त की परिधि कहलाता है। और जो आपका स्थिर बिंदु होता है वही क्या होता है भाई, आपका वही आपका केंद्र होता है, वृत्त का सेंटर कहलाता है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ से हमको डिटेल्स क्या निकालने हैं, बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है, जहां ए बी वृत्त का व्यास है। अब बात आई कि आपको क्या व्यास पता है, तो बिल्कुल आज की डेट पे आपको मैं व्यास बताने का काम करने जा रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट एक एक बात भाई ना आपके लिए समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। और ध्यान दीजिए, इसीलिए तो कहता हूँ आप खुद से ना बात करिए, बात करेंगे तो प्रश्न डेवलप होंगे और जब प्रश्न डेवलप होंगे तो उनका आप निदान सोचेंगे। ठीक है, अब बात आई जीवा क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, जैसे मान लेता हूं कि ये वृत्त की परिधि है और परिधि पर ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो कोई ना कोई एक रेखाखंड बनेगी। बोलिए हाँ कि नहीं, तो यही रेखाखंड आपकी क्या कहलाती है,
वृत्त की जीवा कहलाती है। मान लेता हूं ये आपका, रुकिएगा हल्का सा, इसको इरेज करता हूं। ये आपका बिंदु P है और ये Q है, तो ये PQ आपकी कहलाएगी क्या? जीवा। क्या कहलाएगी? जीवा। तो ध्यान दीजिए, ऐसी बहुत सारी जीवा इस वृत्त पर आप खींच सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी जीवा आप कौन सी खींचेंगे, तो आप कहेंगे जो सबसे बड़ी जीवा सर मैं खींचूंगा ना, वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। बोलिए हाँ कि नहीं? यानी ऐसी जीवा जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और केंद्र से होकर जाने वाली जीवा का पर्टिकुलर नाम ही क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। बात समझ पाए क्या? बात समझ पाए क्या इतनी? आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास है। अब हमको पता चल गया कि ए बी है क्या, तो आप कहेंगे ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है। तो सेंटर तो आप जानते हैं, वही फिक्स दूरी सेंटर कहलाता है। तो सेंटर अगर मैं कह दूं ओ है, तो कहा है 2, -3 है। कितना है भाई? 2, -3 है। तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। बी का निर्देशांक कितना है? 1, 4 है। ठीक है। तो आपको ए का निर्देशांक बताना है। तो मुझे नहीं पता है, मैं कह देता हूं कि ए का निर्देशांक x, y है। अच्छा एक बात बताइए, आपसे मैं कहा हूं ना कि आप क्लास को ना बिल्कुल फुल अटेंशन के साथ पढ़िए, एक-एक बात भाई मैं आपका यहाँ पर क्लियर करूँगा। मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट जहाँ पर मैंने क्या किया है, अभी नोटेड किया है, डार्क किया है, इस पॉइंट का नाम क्या है? आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि इस पॉइंट को आप बोलते हैं केंद्र। वह स्थिर बिंदु जहां से वृत्त की परिधि ना के चारों ओर के बिंदुओं का बिंदुपथ, वो फिक्स पॉइंट आपका कहलाएगा केंद्र। ऐसा समझिए, केवल केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र। और मैं आपसे पूछूं कि केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तो आप कहेंगे सर त्रिज्या होती है। और हम जानते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सदैव क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कहने का मतलब कि जो ओ ए होगा वो बराबर होगा किसके? ओ बी के, क्योंकि दोनों ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। और यहां से आप कह सकते हैं कि जो पी पॉइंट है भाई, जो पॉइंट पी है वो क्या है? जो पॉइंट ओ है वो रेखाखंड या व्यास या जीवा, आप जो भी बोलिए, ए बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है। अगर मध्य बिंदु है तो आपको मध्य बिंदु का फार्मूला सिखाया गया है, आप उससे डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जितनी बातें अभी आपने बोली हैं, बस उसी बातों को ना आपको अरेंज करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आपको ना क्या-क्या चीजें पता है। और आप जितनी बातें लिखेंगे, विश्वास मानिए, जिसके सामने आपकी कॉपी जाएगी ना, वो मतलब बहुत रिलैक्स फील करेगा, और ये फील करेगा कि आप भारत में हैं और बहुत बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए कि मैं जो बेस दे रहा हूँ, जो नींव डालने का प्रयास कर रहा हूँ ना, वो आज नहीं, कल की बात है। बात समझ पाए? और अभी धीरे-धीरे ना आपको चीज़ें सब कुछ आने लगेंगी। मैं एक ही बात को इतनी बार रिपीट करूँगा कि अगर आप इंसान हैं, तो ये हज़म ही नहीं कर पाएँगे कि आपको चीज़ें ना आए। ठीक है? चलिए, यहाँ पर लिखूँगा, चूँकि व्यास एबी व्यास एबी एबी है तथा ओ जिसका निर्देशांक 2, -3 है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र वृत्त का केंद्र है। अतः बिंदु ओ रेखाखंड रेखाखंड या इसी को आप व्यास बोल सकते हैं। रेखाखंड व्यास एबी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा बताइए? मध्य बिंदु होगा। और आप जानते हैं कि अगर मध्य बिंदु होगा मेरे भाई, तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो
ध्यान दीजिए मध्य बिंदु होगा तो यहां से आप कह सकते हैं बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? मध्य बिंदु सूत्र, या मध्य बिंदु सूत्र ना भी लगाएं तो और भी चीजें हैं जहां से आप कर सकते हैं। ओ का निर्देशांक अगर मैं लिखूं, मध्य बिंदु सूत्र ही लगाइए। मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, और मध्य बिंदु का सूत्र कहता क्या है कि ओ का निर्देशांक अगर मैं लिखना चाहूं, ओ का निर्देशांक, तो आप कहेंगे ए ओ के लिए, देखिए ए ओ के लिए अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे अगर इसको कह दें x1 और इसको कह दें y1 और इसको कह दें x2 और इसको कह दें y2, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 y2, यानी x प्लस 2y2। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन आप और ऐड कर सकते थे, यदि बिंदु ए का निर्देशांक x, y हो तो। ठीक है, लिख दूं? बिल्कुल लिख दूं। ठीक है, यदि या माना, माना बिंदु ए का निर्देशांक, निर्देशांक x, y हो तो मध्यबिंदु सूत्र से हम कह सकते हैं क्या? ए ओ के लिए देखिए x1 प्लस x2 यानी x प्लस 2, x प्लस 2 y2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी y प्लस माइनस 3, y प्लस माइनस 3 बाई 2 जो होगा वो बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा किसके? ऐसे ही बी ओ के लिए अगर मैं बात करूं तो x2 y2 तो बी को ऑलरेडी मान चुका हूं, इसको मैं मान लेता हूं क्या? x1 और इसको y1। उस कंडीशन में मैं कह सकता हूं क्या? x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 2 बाई 2, 1 प्लस 2 बाई 2, कॉमा 4 प्लस माइनस 3, 4 प्लस माइनस 3 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप फिर से भुज को भुज से और कोटि को कोटि से कंपेयर कर लीजिए। आपको ना चीजें जो आपसे डिमांड की गई है वो आपसे आपको मिल जाएंगी। फिर से लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करूंगा? तुलना करने पर, और तुलना जब करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 2 बाई 2, जो भुज है वो आरएचएस के भुज के बराबर है, यानी 1 प्लस 2 बाई 2, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा, यानी आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 2, यानी ये बातें आपको हल्का सा छिप रही हैं तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्या कर देता हूँ? ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? x इज इक्वल टू 3 में से 2 घटा कितना? 1, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही मुझे चाहिए था। और सुनिए, इसी प्रकार, इसी प्रकार अगर हम बात करें भाई कि कोटि कितना है तो आप कहेंगे y प्लस माइनस 3 मतलब y माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका कितना? 1 प्लस 3, और फाइनली आप कर सकते हैं y कितना होगा? प्लस 4 के बराबर होगा। ठीक है, अतः बिंदु ए x, y का अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट निर्देशांक बराबर x, y ही तो बोला था आपने, और x था कितना? 1 और y है कितना? 4 होगा। ठीक है, और यही आपसे पूछा था कि बिंदु ए का निर्देशांक बताइए आप। ठीक है, क्या पूछा था बताइए? बिंदु ए का निर्देशांक बताइए।
और अभी ना मैं आपको प्रश्न नंबर 8 की ओर लेके चल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 8 भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सारे प्रश्नों को ना स्टार बना लीजिए। ये देखते ही आप कह दीजिए यही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है और आपका यही प्रश्न या इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और जब पूछा जाएगा भाई तो 4 मार्क्स का होगा। कितने का? 4 मार्क्स का। तो ये 4 नंबर के प्रश्न आप पढ़ रहे हैं इसलिए आप ना बिल्कुल कंसंट्रेट होके बैठे, एक-एक बात आपको बताई जा रही है वो मन लगा के समझे। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना, इतना और इतना मतलब -2 -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस बात को ना आपको समझाऊं। और पी रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम भाई मैं क्या करता हूँ, एक रेखाखंड AB बनाता हूँ बहुत ही आराम से। ठीक है, हमने क्या किया, एक रेखाखंड AB बना लिया और कहा है कि ए और बी क्रमशः यानी ए के निर्देशांक आपको पता है -2 -2 और बी का निर्देशांक आपको पता है 2 -4। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, एक भी पैसे की आपको दिक्कत नहीं है। इतनी बात कहा था आपने, इतनी बात बना लिया और बना लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, लेकिन पता तो हो भाई बिंदु P है कहाँ? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो सीधा-सीधा कहा है कि P रेखाखंड AB पर ही स्थित है, यानी AB पर कोई एक पॉइंट है मेरे भाई, AB पर कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसका निर्देशांक हमको लिखना है, ज्ञात करना है। नहीं पता है तो हम कहेंगे x, y है। भाई जो नहीं पता उसको मैं कुछ ना कुछ अज्यूम कर लूंगा और यही बात अभी यहाँ लिखूंगा। ठीक है, पी रेखाखंड AB पर स्थित हो और ऐसा स्थित है कि जो AP है, क्या आपको AP मिला? आप कहेंगे हाँ सर, AP मतलब ये वाला पार्ट। AP जो है वो AB का यानी पूरे AB का 3/7 भाग है। ठीक है, बात समझ पाए क्या? पूरे AB का कितना भाग है? 3/7 भाग है। चलिए मैं देख लेता हूँ क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न को ना जो आपने बनाया है, जो आपने मार्क किया है ना, इन्हीं सारी बातों को आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्या लिखेंगे? रेखाखंड AB या ऐसा लिख लें प्रश्नानुसार या दिया है बिंदु P दिया है दिया है क्या दिया है? बिंदु P जिसका निर्देशांक आपने माना है x, y। ये बात भी आप लिख दीजिए कि ये बात आपने ना माना है। बिंदु P x, y रेखाखंड रेखाखंड AB पर स्थित है, AB पर स्थित है तथा AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। अब यही बात आपके लिए ना बिल्कुल इसी बात को समझने में आपको पूरी की पूरी जोर लगानी होगी। अगर मैं आपको फिर से फिगर पर ले चलूं चलूं और कहूं कि AB को आप क्या लिख सकते हैं, तो क्या आप AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं क्या? मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ, क्या इस बात को मैं AP प्लस PB लिख सकता हूँ? आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ सर, आपने पहले AP लिखा और AP में PB को जोड़ दिया, तो पूरा का पूरा AB मिल तो गया और यही चाहिए था आपको। बोलिए हाँ कि नहीं? तो बस बिल्कुल यही बात मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि लिखिए। कैसे? AP इज इक्वल्स टू 3/7 और AB को अभी ना आपने कहा कि AP प्लस PB आप बोल सकते हैं। तो AP प्लस PB कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 7 एकड़ 7 AP बराबर 3 का अंदर गुणा लगाइए, 3 AP प्लस 3 PB। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
तो ये हो जाएगा आपका 7AP माइनस 3AP इज इक्वल्स टू 3PB। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आप कहेंगे नहीं। और ध्यान दीजिए 7AP में 3AP जब घटेगा तो आपके पास 4AP ही तो होगा। और यहाँ से अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे 3PB आपका एज इट इज बचा है। अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे AP बाई PB चाहिए मेरे भाई, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, 3 इधर था, 4 इधर AP के साथ गुणा कर रहा था, इधर आएगा, भाग करेगा। बोलिए हाँ कि नहीं? यानी इसी बात को आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि AP रेशियो PB जो होगा वो 3:4 होगा। बोलिए हाँ कि नहीं? अगर मैं AP को कह दूं यमोन और PB को कह दूं M2 तो आप कहेंगे 3:4। अब सारी बातें ना आप जैसे पढ़े थे यही एक चीज इस पर एक्स्ट्रा थी। तो AP को मैंने क्या कह दिया? M1। क्या कह दिया? M1। और M1 है कितना? तो आप कहेंगे M1 है 3। कोई दिक्कत क्या? फिगर पे यहाँ पर भी ऐड कर देता हूं मैं। और ध्यान दीजिए अगर मैं कहूँ पीबी को क्या कहा आपने? कहेंगे M2। और मैं कहूंगा M2 बराबर कितना? तो आप कहेंगे M2 इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है क्या भाई? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर नहीं है तो अब आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है, उनके मध्य एक बिंदु है और वह बिंदु किस अनुपात में उस रेखाखंड को इंटरसेक्ट करता है ये भी बात आपने काउंट कर लिया। तो अब P का निर्देशांक निकालना आपका बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो गया। कैसे? यहाँ पर लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन विभाजन सूत्र से, माफ करिएगा थोड़ा सा गले में खराश है और इसकी वजह से थोड़ा-सा आवाज में भी आपको डिफरेंस लग रहा होगा और बहुत सारी कुछ चीज़ें तो नहीं लग रही होंगी, कारण क्या कि मैं फ़ोकस हूँ ना आपको पढ़ाने में, ठीक है? तो आप केवल इस बात को मैटर करिए कि आपको पढ़ाया उसी लय के साथ जा रहा है और उसी लय के साथ पूरी क्लासेस आपकी चलनी है। एक-एक प्रश्न और एक-एक सॉल्यूशन, एक-एक एग्ज़ाम्पल्स आपको ना मेरी तरफ से दिए जाएँगे और सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फँसने फिक्स हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप ये बताएँगे कि सर ये वाली प्रश्न ना अपने क्लास में नहीं हुई थी, ठीक है? अंतःविभाजन सूत्र क्या कहता है? बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक निर्देशांक बराबर हो जाना है आपका कितना? M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 ठीक है। इस बात को हल्का सा इरेज करके फिर से लिख लेते हैं, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं है, बात आप कह सकते हैं, यही तो फार्मूला आप पहले क्लास से पढ़ते आए हैं। तो P का निर्देशांक है कितना? P x कॉमा y। अब ध्यान दीजिए यहाँ बात आती है कि x1 किसको मानूं? तो मैंने कहा जिस साइड आपने m1 माना है उस साइड आप x1 कह दीजिए। तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। कोई दिक्कत? चलिए m1 कितना भाई? m1 है आपका 3। बोलिए हाँ कि नहीं? तो 3 गुणा x2 यानी 3 गुणे x2 2 और प्लस m2, m2 कितना? 4, 4 गुणा x1 तो 4 गुणा -2, 4 गुणा -2 बटे m1 प्लस m2 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, कॉमा फिर से सुनिए m1 y2, m1 y2, m1 कितना? 3 गुणा -4 तो 3 गुणा -4 प्लस M2 Y1 4 गुना -2 तो 4
गुना -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ हो जाएगा P ऑफ x, y इज इक्वल टू 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस बटे कितना 7 और कॉमा 4 गुना 3 -4 गुना 3 तो आप कहेंगे -12 और 4 गुना -2 आप कहेंगे -8 बटे कितना 7 बटे कितना 7। तो फाइनली आपका आया कितना P ऑफ x, y इज इक्वल टू 6 में से -8 घटेगा तो आप कहेंगे -1 बटे 7 -1/7 कॉमा -12 -8 सेम साइन जुड़ेगा -20/7। ठीक है, और आपसे यही बिंदु P का निर्देशांक पूछा था और आपने P का निर्देशांक बताया कितना होगा -1/7 -20/7। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। और प्रश्न नंबर 9 आज नहीं करेंगे क्योंकि 2 प्रश्न आपके बने हुए हैं 9 और 10। तो प्रयास करेंगे कि 9 और 10 को कल समझें। कायदे से 2 ही प्रश्न इस एक्सरसाइज पर बचे हैं। इसके बाद हम लोग त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल यदि त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात हो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपके पास केवल 3 प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8 यानी कुल 4 प्रश्नों को आपने पढ़ा है और इन्हीं 4 प्रश्नों को आपको घर पे क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और इस बात के लिए मैं आपको स्ट्रिक्ट करता हूँ, ये आपको ना मैं एज अ टीचर आपका सर आपको होमवर्क दे रहा हूँ और ये आपकी मजबूरी है कि आपको ना ये होमवर्क 100% करना है अगर अपने आप को निखारना है तो। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्रश्न नंबर 9-10 के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराइए। ठीक है, और अपने एग्जाम को और बेटर तरीके से और मजबूती के साथ उसको तैयारी में लग जाइए। कारण क्या कि भाई मेरे जो सपने हैं ना वो आपसे हैं। ठीक है, और इस सपने को अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो मैं ये बात बिल्कुल मतलब ना, आप समझिए कि ये बात मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। अब आपकी मजबूरी है उसको पूरा करना और मेरा मजबूरी क्या है कि उस सपने को पूरा करवाना। और ये मैं आपको बताऊं, ये मेरा अनुभव है कि मैं करवा ले जाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, आपके मन से कुछ होना ही नहीं है, बस आपको हल्का सा सपोर्ट करना है मुझे, हल्की सी मेरी बातों को माननी है। और हल्की सी माननी चालू करेंगे ना तो भाई आप फैन बनने वाले हैं। ठीक है, पढ़ाई के मेरे क्या बनेंगे, ठीक है, पढ़ाई के फैन बनने वाले हैं। और जिस दिन आप पढ़ाई के बन गए तो मैं ही पढ़ाई हूँ मेरे भाई। ठीक है, मैं तरीका हूँ कैसे पढ़ना है। ठीक है, उन सारे तरीके तरीके को मैं आपको बहुत बेटर तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो बस बात को विराम देते हैं क्योंकि चीजें तो मन में क्या है भाई, बहुत सारी हैं कि आपसे ना बहुत सारी बातें करूं और बहुत सारी बातें जब जरूरत पड़ेगी जहां पर जिस बात की उस बात को मैं करूंगा भी। मुझे मतलब इस बात से कोई मैटर नहीं है कि क्लासेस कितनी लंबी बन रही है कितनी छोटी बन रही है। ठीक है, मुझे ये बात मैटर करता है कि जो चीज मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ क्या मैंने वो डिलीवर कायदे से किया। अगर किया तो मैं खुश हूँ, अगर आपने उस डिलीवरी को सही से एक्सेप्ट किया तो उस दिन भाई आपका ना दिल खुश होगा और उस दिन आप एडिक्ट होंगे। जो मेरा सपना है कि आप पढ़ने के शौकीन बनेंगे। और ध्यान दीजिए, पढ़ने के शौकीन जिस दिन आपका आपकी दोस्ती किताबों से हो गई उस दिन वास्तव में आपने ना किसी से रियल में दोस्ती की होगी। क्योंकि भाई किताबें ना बात करती हैं, मैं किताब हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इन्हीं सभी शुभाशीषों के साथ कि आप अपनी जिंदगी में बेहतर करें, नित्य प्रतिदिन नई बुलंदियों को हासिल करें और उन बुलंदियों में कहीं न कहीं एक छोटा-सा रोल मेरा भी हो, मुझे बहुत बेतहाशा खुशी होनी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इन्हीं सारे मैटर्स के साथ और आपके लिए नए कंटेंट के साथ और बेहतर जुनून के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, पढ़ते रहिए।